हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बेसिक डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्शन आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। बाकी के जो अदर चैप्टर है जैसे कि चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट चैप्टर मेनली फोकस्ड ऑन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, राइट। चैप्टर नंबर 2 में आई विल डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से बिल्ड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये चैप्टर जैसा कि देखा जाए कि ये जो पूरे चारों चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स से अच्छी खासी वेटेज आ जाती है एग्जाम में। इनसे क्वेश्चंस अच्छे खासे फ्रेम हो जाते हैं। हालांकि चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस की वेटेज कंपैरेटिवली कम है, लेकिन बाकी के अदर चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द रिप्रोडक्शन। यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दिस टर्म रिप्रोडक्शन। आप ऑलरेडी जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दिस टर्म रिप्रोडक्शन। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। So you can easily define the reproduction. So now I am going to discuss in detail about the reproduction. So listen carefully about reproduction. देखिए, अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन दिस इज व्हाट? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड इन 11th क्लास। तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो मेजर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से एक फंडामेंटल कैरेक्टर रिप्रोडक्शन भी है। तो रिप्रोडक्शन कंसीडर एज ए फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, सभी लाइफ फॉर्म, सभी ऑर्गेनिज्म, राइट, रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस ही रिप्रोडक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, राइट। इतनी बड़ी लार्ज बायोडाइवर्सिटी यू ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है लगभग अप्रॉक्स, राइट। तो इतनी सारी जो प्रजातियां हैं, इतनी सारी जो स्पीसीज है इन योर सराउंडिंग, राइट। तो ये जो प्रजातियां हैं, ये जो स्पीसीज है, इतनी बड़ी जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जो भी आप अपनी सराउंडिंग में लाइफ फॉर्म्स देखते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। इन सभी लाइफ फॉर्म की एग्जिस्टेंसी, इन सभी लाइफ फॉर्म की कंटिन्यूटी, इन ऑल द वेरियस लाइफ फॉर्म, राइट, जितने भी वेरियस लाइफ फॉर्म है उनकी जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी रिप्रोडक्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइफ फॉर्म की एग्जिस्टेंसी के लिए, लिविंग्स की एग्जिस्टेंसी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। दिस इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग बीइंग्स produce their young ones, right। हर ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस, या जिसको आप ऑफस्प्रिंग या फिर जिसको आप प्रोजेनी कहते हैं, ऑल दी ऑर्गेनिज्म हैव दिस टेंडेंसी कि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑल दी ऑर्गेनिज्म हैव दिस टेंडेंसी, दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस, राइट। तो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी संतान को पैदा करते हैं, वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ये कहिए वो न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट, वो सभी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस की हेल्प से वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर यंग वंस सिमिलर टू themselves, similar to
themselves, वो अपनी ही जैसी संतान को पैदा करते हैं, राइट? इफ ए डॉग इज देयर, ए डॉग कैन ओनली प्रोड्यूस ए डॉग, नेवर ए मंकी। एक डॉग को प्रोड्यूस कर सकता है, ए कैट ओनली प्रोड्यूस ए कैट, नेवर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करता है, नेवर टू अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी स्पीसीज आप देखते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ है, वो सभी अपने ही जैसी संतान को पैदा करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी कि अपनी ही जैसी संतान को पैदा करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आर मेनली ऑफ टू टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड सेक्सुअल में, राइट, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेजर सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर वन, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, आपको पता होना चाहिए जितने भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है कि अगर वो पैदा होते हैं तो उनकी डेथ जो है कंपलसरी है, राइट। तो लाइफ फॉर्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन दे बिकम ओल्ड दे विल डाई आउट, तो वो जो है मर जाते हैं। अब उस लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए, उस प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए कौन सा प्रोसेस बहुत जरूरी है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और यू कैन से फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ की एग्जिस्टेंसी के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस। इसके अलावा फॉर कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, लाइफ या बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जितनी भी लाइफ फॉर्म हमारे प्लेनेट पे सरवाइव करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे सरवाइव करते हैं, ऑल आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, right? I am the result of reproduction, you are the result of reproduction, everyone in this world is result of reproduction if they are living। अगर वो living है तो वो reproduction का ही product है, वो reproduction का ही result है। तो बिना रिप्रोडक्शन के किसी भी लाइफ फॉर्म, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखा जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी वेरिएशन। वेरिएशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन का जो डेवलपमेंट होता है, वेरिएशन जो ऑब्जर्व की जाती है, वेरिएशन का मतलब होता है डिसिमिलैरिटीज अमंग इंडिविजुअल। तो जितनी भी तरह की वेरिएशन है, जितनी भी तरह की डिसिमिलैरिटीज है, वेरिएशन की वजह से डेवलप होती है, और वेरिएशन का जो डेवलपमेंट होता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो वेरिएशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बाय प्रोडक्ट है। अब वेरिएशन के अपने ही सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन जो है दिस इज द डिग्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वेरिएशन प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन। वेरिएशन की वजह से डिसिमिलैरिटीज अगर डेवलप होती है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, तो उसकी वजह से स्पीशिएशन होता है, एक नई स्पीसीज बन जाती है। या ये कहिए कि इवोल्यूशन के लिए एक वेरिएशन प्रोसेस जो है बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग
एक्युमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन के एक्युमुलेशन की वजह से कोई नई लाइफ फॉर्म इवॉल्व होती है या एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो वेरिएशन प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड वेरिएशन इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशन डेवलप कैसे होता है ये आई विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। तो यहां पे वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जरूरी है। आपको पता होना चाहिए इवोल्यूशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो है कंटिन्यूअसली होता रहता है। इवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो होता रहता है, कंटिन्यूअसली होता है, राइट, ग्रेजुअली होता है, जिसको परफॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो जो इवोल्यूशन, वैसे तो इवोल्यूशन के लिए यहां पे काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए, किसी भी नई स्पीसीज के इवोल्व होने के लिए सबसे एसेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेरिएशन माना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली क्या होता है कि नेचर में एक साइकिल चलती है, नेचर में एक साइकिल चलती है। आदमी पैदा होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवधारी है, जितने भी जीव जंतु है, वो पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। आर यू गेटिंग नोट? तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहां पे जितने भी ओल्ड वंस हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेंसेंट फेज, जिसको सेंसेंट फेज आपने पढ़ा होगा, सेंसेंट फेज मतलब ओल्ड फेज, जितने भी ऑर्गेनिज्म अपनी ओल्ड स्टेज में चले जाते हैं, सेंसेंट फेज के बाद कोई फेज नहीं आती है। सेंसेंट फेज लीड्स टू द डेथ। आई विल डिस्कस लेटर अबाउट ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ, राइट। जुवेनाइल फेज, राइट, जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज और उसके बाद सेंसेंट फेज। तो ऑर्गेनिज्म जो कि सेंसेंट फेज के बाद डेथ हो जाती है जिनकी, उनको रिप्लेस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो एक रिप्लेसमेंट चलता रहता है, राइट। उस रिप्लेसमेंट की वजह से लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट रहती है। तो फॉर रिप्लेसिंग दी ओल्ड इंडिविजुअल्स बाय थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स, तो ओल्ड इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स, उनको ओल्ड इंडिविजुअल्स को रिप्लेस कर देते हैं। ये भी एक रिप्रोडक्शन के ही थ्रू पॉसिबल है। ये प्रोसेस भी, दिस प्रोसेस कैन ओनली पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सेंसेंट इंडिविजुअल्स, तो सेंसेंट इंडिविजुअल यानी कि जो पर्सन ओल्ड हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया रिप्रोडक्शन और ये हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स हैं, रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स हैं जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि रिप्रोडक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन देखा जाता है, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सपोज दैट कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, यानी कि एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल्स उसने में वो डिवाइड हो गया, यानी कि एक पेरेंट से दो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। तो जब पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो डिवीजन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, राइट। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। बिना डीएनए रेप्लिकेशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिक फीचर में डीएनए रेप्लिकेशन देखा जाता है, डिवीजन ऑफ सेल्स देखा जाता है। बिना सेल डिविजन्स के भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कुछ बेसिक फीचर्स में आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो मेथड है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन करते हैं ओनली वन टाइम, यानी कि वो एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग द यंग वंस, रिप्रोड्यूस करने के बाद, यंग वंस को प्रोड्यूस करने के बाद दे बिकम डाई, वो मर जाते हैं, राइट। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिप्रोडक्शन जो है लाइफ टू लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म टू लाइफ फॉर्म वेरी करता है। रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिज्म में एक तरीके से नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि एक बार में हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन रेट वेरी फास्ट होता है। बहुत ही फास्ट रेट से कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जितने भी स्मॉलर साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस
बाय ए वेरी फास्ट रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर पेरेंट हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग एक बार में प्रोड्यूस कर देता है, तो रिप्रोडक्शन में बी वेरी फास्ट एंड रिप्रोडक्शन जो है मे बी वेरी स्लो, राइट, यानी कि बहुत स्लो होता है कि एक बार में एक ऑर्गेनिज्म एक ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, या फिर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, राइट, और या फिर ये कहिए कि लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसी बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सेमेल्पेरस और दूसरा होता है इटेरोपेरस, राइट। तो यहां पे ऑर्गेनिज्म को हम टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेमेल्पेरस एंड इटेरोपेरस। Semelparous and Heteroparous, there are two types of organisms, Semelparous and Heteroparous. Semelparous कौन से होते हैं? Semelparous उन organism को बोला जाता है they reproduce only once throughout life, पूरी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, they reproduce only once थ्रू आउट लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में वो एक ही बार ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेमेल्पेरस कहा जाता है, दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस थ्रू आउट लाइफ। इसके एग्जांपल जैसे कि बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन इट बिकम डाई। इसके अलावा सैल्मन फिश, सैल्मन फिश भी ऐसे ही करती है, राइट, बैम्बू ट्री, सैल्मन फिश, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, दोबारा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म आफ्टर रिप्रोडक्शन दे बिकम डाई, ये जो है जनरली मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शन। ऐसे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि जिनको आप इटेरोपेरस कहते हैं। इटेरोपेरस का मतलब क्या है? इटेरोपेरस उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि सक्सेसिव साइकिल्स में रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, यानी कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सक्सेसिव साइकिल्स में यानी कि पूरी लाइफ ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट राइट लाइफ में एक बार नहीं कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं, बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं उनको इटेरोपेरस कहा जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइफ में बस एक ही बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उनको आप सेमेल्पेरस कहते हैं। तो यहां पे इटेरोपेरस क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस इन सक्सेसिव साइकिल, जो कि सक्सेसिव साइकिल में रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट लाइफ, और यू कैन से थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इटेरोपेरस कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पेरिनियल प्लांट्स। जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं राइट, वो सक्सेसिव साइकिल में बार बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया इटेरोपेरस, सेमेल्पेरस। अच्छा, एक चीज और राइट, यहां पे रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक टॉपिक और मुझे डिस्कस करना है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को समझना बहुत जरूरी है, राइट। लाइफ स्पैन को आप रिप्रोडक्शन से रिलेट कर सकते हैं, राइट। हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, राइट। जो ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ फॉर्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पैदा हुआ है, उसका मरना निश्चित है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी लाइफ फॉर्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एवर के लिए नहीं रहता, हमेशा के लिए यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसकी जो लाइफ फॉर्म है, उसकी जो जनरेशन है, उसको कंटिन्यू करता है, उसकी जो कंटिन्यूटी पॉसिबल है ओनली थ्रू रिप्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट नॉट लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ स्पैन। देखिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइफ स्पैन की मैं बात कर रहा हूं। लाइफ स्पैन एग्जैक्टली है क्या?
लाइफ स्पैन की अगर बात करें, दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे नेचुरल डेथ की बात हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं हो रही है, राइट। अगर कोई प्रीमेच्योर स्टेज में ही जिसकी डेथ हो जाती है, इट डजंट मीन्स कि वहां पे लाइफ स्पैन उसका उतना ही था, वो एक एक्सीडेंटल डेथ हुई है। हम यहां पे नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। सो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, डेथ में बी नेचुरल और एक्सीडेंटल, बट बर्थ इज ऑलवेज नेचुरल। तो बर्थ हमेशा नेचुरल होता है, डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन बर्थ हमेशा नेचुरल होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई एक्सीडेंटली पैदा हो गया। एक्सीडेंटली कोई पैदा नहीं होता है, नेचुरली सभी पैदा होते हैं। ऑल द लाइफ फॉर्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, वो जितने भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बोर्न नेचुरली, बट दे नेवर बोर्न एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली death may be possible, but accidentally birth never possible. Birth is always natural. तो यहां पे आपको बर्थ को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कहिए कि पीरियड फ्रॉम बर्थ, दैट इज ऑलवेज नेचुरल, बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट यू कॉल लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो लाइफ स्पैन क्या है? दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। सो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जिसको आप लाइफ स्पैन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट यू कॉल लाइफ स्पैन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल डिटरमाइन द लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करने का कोई भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, राइट। जैसा कि आपको पता है, लाइफ स्पैन मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ। डेथ होना जरूरी है हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए, हमारे नेचर के बैलेंस के लिए, राइट। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बैलेंसिंग के लिए, लाइफ फॉर्म की बैलेंसिंग के लिए डेथ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर यू गेटिंग नोट? नेचर जो है सब कंट्रोल करता है। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, तो नेचर विल कंट्रोल एवरीथिंग, राइट। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जब जब जनसंख्या बढ़ती है तो नेचर उसको कंट्रोल करता है बाय डिफरेंट मीन, राइट। कहीं पे कोई महामारी आ जाती है, कोई एपिडेमिक डिजीज फैल जाती है, पेंडेमिक डिजीज, राइट, या कहीं पे वर्ल्ड वॉर हो जाता है, राइट, कहीं पे एटम बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है नेचर में जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। तो डेथ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। Is that clear to all of you? And that should be natural death. Is that clear? अब यहां पे हम बात करते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है? लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करने का एज सच कोई तरीका नहीं है, राइट। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो लाइफ स्पैन कैन बी ऑफ फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स, राइट, टू मैनी ईयर्स इवन। तो लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का फ्यू डेज से लेके, कुछ दिनों से लेके कई सालों तक भी हो सकता है। जो स्मॉलर साइज के जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह में लाइफ स्पैन कम देखा जाता है, तो इट मे बी फ्रॉम फ्यू डेज टू मैनी ईयर्स। तो लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। लाइफ स्पैन सभी का एक जैसा नहीं होता है। दैट कैन बी फॉर फ्यू डेज एंड दैट कैन बी फॉर मैनी ईयर्स। तो फ्यू डेज से मैनी ईयर्स तक लाइफ स्पैन हो सकता है। तो यहां पे लाइफ स्पैन जो है, द लाइफ स्पैन ऑलवेज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन हमेशा वेरी करता है, या ये कहिए स्पीसीज टू स्पीसीज लाइफ स्पैन ऑलवेज वेरी। वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। And there is no a particular or fixed criteria to determine the life span. ये भी बात आपको याद रखनी है। There is not any particular criteria to determine लाइफ स्पैन।
तो लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। सभी का लाइफ स्पैन वेरी करता है, सभी का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है, राइट। तो आप जो है साइज के हिसाब से भी लाइफ स्पैन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा, या किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा। दिस इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी। यू कैन कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट लिखना जरूरी है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द लाइफ स्पैन हम जो है लाइफ स्पैन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिटरमाइन द लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। साइज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में साइज में इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लाइफ स्पैन में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सीन क्रो, एक क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है लगभग 15 ईयर्स, इसका लाइफ स्पैन लगभग 15 साल होता है, 15 ईयर्स। वहीं अगर हम एक पैरट की बात करें, एक तोते की अगर हम बात करें, तो एक पैरट का जो लाइफ स्पैन है मे बी 150 ईयर्स। सो यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द कंपेयर, यू कैन कंपेयर द लाइफ स्पैन ऑफ बोथ। द साइज ऑफ ए क्रो 15 years, but the size of parrot 150 years. See that much difference, 10 times difference, लगभग 10 times का difference है पैरट और क्रो के लाइफ स्पैन में, लेकिन साइज में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इनके साइज में एज मच डिफरेंस नहीं है जितना ज्यादा डिफरेंस इनके लाइफ स्पैन में है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप इस बिहाफ पे कैटेगराइज नहीं कर सकते, इस बिहाफ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उसका साइज बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा। ये कंपल्सरी नहीं है, साइज के हिसाब से लाइफ स्पैन नहीं होता है। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल आल्सो। फॉर एग्जांपल, द लाइफ स्पैन ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ ए मैंगो ट्री। एक मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन मैक्सिमम 200 ईयर्स हो सकता है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए मैंगो ट्री अप्रोक्सीमेटली 200 years. But you can compare this life span with the पीपल ट्री। एक पीपल ट्री का लाइफ स्पैन लगभग 2500 years है। So see the life span of both the tree. Mango tree is 200 years and people tree approximately 2500 years. So size में इनका इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। There is no that much difference between the size of both organisms, but the life span, right? You can see the difference between the lifespan, and the lifespan, right, difference is very much here between the mango tree and peepal tree. And peepal tree, is that clear? तो ये है लाइफ स्पैन के बारे में। अब बात करते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन की। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, और यहां पे राइट एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है। You must understand about the maximum lifespan and average lifespan. So what is exactly maximum lifespan or average lifespan? ध्यान दीजिए प्लीज। The maximum lifespan or the average lifespan. ध्यान दीजिए। तो देखिए, अगर बात की जाए मैक्सिमम लाइफ स्पैन की या एवरेज लाइफ स्पैन की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लाइफ फॉर्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मॉर्टल ऑन दिस प्लैनेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यह एक नश्वर संसार है। इस संसार में जो प्राणी पैदा होता है उसका मरना निश्चित है, राइट। दिस इज द लाइन ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। तो यहां पे जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी जीव जंतु पैदा होते हैं उनका मरना निश्चित है। दे आर मॉर्टल, ऑल लाइफ फॉर्म आर मॉर्टल,
राइट, ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल, यानी कि उनका मरना निश्चित है। इफ दे बॉर्न दे विल डाई डेफिनेटली। जो पैदा हुआ है वो मरता भी है, ये कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? बट यहां पे इसका एक एक्सेप्शन है, राइट? व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल माने जाते हैं, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। यानी कि उनमें एग्जैक्टली क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड करता है, एक पर्टिकुलर सेल जो है डिवाइड करती है और दो डॉटर सेल में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो वहां पे सेल ग्रो एंड डिवाइड, सेल ग्रो एंड डिवाइड, ये साइकिल चलती रहती है। सेल जो है वो ग्रो करती है, फिर उसका डिवीजन हो जाता है। सो देयर इज नो नेचुरल डेथ इन दैट केस। तो एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो करता है और डिवाइड कर जाता है, अगेन ग्रो एंड डिवाइड, तो वहां पे साइकिल चलती रहती है और वहां पे कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को आप इमॉर्टल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दे आर इमॉर्टल। ये इमॉर्टल है, इनकी जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है और डिवाइड हो जाती है। सो देयर इज नो नेचुरल डेथ फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन की। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम लाइफ स्पैन की हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पैन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब है कि the maximum life of any member of the species, right? जो highest life span है किसी भी member of species का, उसे आप उस स्पीसीज को आप उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर्स हैं, स्पीसीज की अपने आप में एक लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन उन मेंबर्स में कुछ अर्ली डाई हो जाते हैं, कुछ लेट डाई होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हाईएस्ट एज को अचीव कर लेते हैं। जिनकी हाईएस्ट एज अचीव हो जाती है उसे आप मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है, राइट? मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है, दिस इज द हाईएस्ट एज और द लाइफ स्पैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ स्पीसीज। किसी भी एक, इवन एक सिंगल मेंबर ऑफ स्पीसीज जिसका हाईएस्ट लाइफ स्पैन है, उसको आप उस स्पीसीज को उस मेंबर से आप उस स्पीसीज का हाईएस्ट लाइफ स्पैन डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको आप मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो यहां पे द हाईएस्ट एज और द लाइफ स्पैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा इस बात को, द हाईएस्ट एज और द लाइफ स्पैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ स्पीसीज दैट यू कॉल्ड मैक्सिमम लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन रिकॉर्ड किया गया है, राइट, मैं लास्ट काफी पुराना डाटा आपको बता रहा हूं, मे बी ये चेंज हो गया हो, राइट, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो यहां पे जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ह्यूमन बीइंग में, वो एक पर्सन जिसका नाम था, एक जापानी था जिसका नाम था सिरिकियो इजाइमी। सिरिको इजाइमी का अब तक की डेट में ह्यूमन बीइंग में, राइट, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन देखा गया है, लगभग 121 ईयर्स। कितना? 121 साल देखा गया है। तो ह्यूमन बीइंग में एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सिरिकियो इजाइमी, इनका लाइफ स्पैन लगभग 120 ईयर्स है, राइट। ही वॉज डेड ऑन इन 1986 में इनकी डेथ हुई थी। इनका सबसे ज्यादा अभी तक के रिकॉर्ड में लाइफ स्पैन कंसीडर किया जाता है सिरिकियो इजाइमी। ये एक जापानी इंडिविजुअल पर्सन है, जापान मतलब थे, अब नहीं है, निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हुई। 121 साल का रिकॉर्ड है ह्यूमन बीइंग में लाइफ स्पैन का, मैक्सिमम लाइफ स्पैन का। आर यू गेटिंग और नॉट?
वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन हम ह्यूमन बींग का डिटरमाइन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैक्सिमम लाइफ स्पैन दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल। किसी भी वाइल्ड एनिमल या किसी भी वाइल्ड ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन निकाल पाना एक हमारे लिए एक मुश्किल टास्क हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यू नो, this is very difficult, this is very difficult to find out maximum life span of वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड लाइफ का मैक्सिमम लाइफ स्पैन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पीछे जो रीजंस हैं वो मैं आपको बता दूं। द मेजर रीजंस व्हाई दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लाइफ स्पैन इन वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर द मेजर रीजंस हियर। तो यहाँ पे मेजर जो रीजंस है, नंबर वन कि वहां पे इनकी जो है प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। प्रीमेच्योर डेथ क्यों हो जाती है? प्रीमेच्योर डेथ होने के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे इनमें जो अर्ली मोर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा होता है, ये जो है डिजीजेस की वजह से डाई आउट हो जाते हैं टाइम से पहले, या फिर प्रीडेटर्स आके इनको राइट फीड कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी इनकी डेथ अर्ली हो जाती है, या फिर ये नेचुरल कैलेमिटी से अपने आप को नहीं बचा पाते, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी तरह के सीजनल चेंजेस की वजह से भी ये जल्दी ही मर जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बहुत सारे रीजन है। वाइल्ड लाइफ फॉर्म जो होती है उनको वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए पूरी लाइफ स्पैन, ये बड़ा ही मुश्किल टास्क हो जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके लिए, कोई ना कोई चैलेंज उनके लिए रहता है, जैसे कोई बीमारी हो जाती है या प्रेडेटर्स की वजह से या किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी या कुछ भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि वहां पे वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, इसलिए उनमें जो है मैक्सिमम लाइफ स्पैन को फाइंड आउट करना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क माना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हालांकि ये बात अलग है, कुछ वाइल्ड लाइफ या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लाइफ स्पैन को आप अंडर ह्यूमन केयर यानी कि जो जूलॉजिकल पार्क है उनमें आप उनकी मैक्सिमम एज को या मैक्सिमम लाइफ स्पैन को फाइंड आउट कर सकते हैं। For example, in zoos, maximum lifespan of dog is approximately 20 years and maximum lifespan of mice in laboratory approximately 4 to 5 years। तो इन ऑर्गेनिज्म का, इन वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स का जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है आप जूलॉजिकल पार्क्स में या जू जिनको आप बोलते हैं वहां पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। उन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की वजह से राइट उनका आप मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो जूलॉजिकल पार्क है या जू है वहां पे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज लाइफ स्पैन की। एवरेज लाइफ स्पैन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एवरेज लाइफ स्पैन। व्हाट इज एग्जैक्टली एवरेज लाइफ स्पैन, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ध्यान दीजिएगा प्लीज। एवरेज लाइफ स्पैन, सो द नेक्स्ट इज एवरेज लाइफ स्पैन। तो बात करते हैं एवरेज लाइफ स्पैन की। एवरेज लाइफ स्पैन उसको कहा जाता है जिसपे यानी कि द एज एट विच मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव, यानी कि हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन जिस एज में सर्वाइव करती है, जिस एज तक सर्वाइव करती है, उसे आप एवरेज लाइफ स्पैन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल हाउ यू विल डिटरमाइन एवरेज लाइफ स्पैन। तो एवरेज लाइफ स्पैन, the life span
right, at which maximum individual survive, maximum नहीं, more than half of population survive, at which lifespan more than half population survive, उसको आप एवरेज लाइफ स्पैन कंसिडर कर लेते हैं. So the life span at which more than half population survive, तो वो लाइफ स्पैन जिसपे मोर देन हाफ पॉपुलेशन सर्वाइव करती है उसे आप एवरेज लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ स्पैन एट विच मोर देन हाफ पॉपुलेशन सर्वाइव, इसे आप एवरेज लाइफ स्पैन कहते हैं. और ये जो एवरेज लाइफ स्पैन है ये हमेशा वेरी करती है, राइट. हर कंट्री में अगर हम ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, फॉर एग्जांपल, यानी कि जिसपे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव करती है, फॉर एग्जांपल द एवरेज लाइफ स्पैन इन जापान, जापान में सबसे ज्यादा एवरेज लाइफ स्पैन माना जाता है लगभग 81 इयर्स. यानी कि उसकी हाफ, जापान की आधी पॉपुलेशन, मोर देन हाफ पॉपुलेशन 81 इयर्स एज को अचीव कर लेती है. यानी कि 81 इयर्स इज द एवरेज लाइफ स्पैन इन जापान. वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, इन अमेरिका में जो एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन पॉपुलेशन की, ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 78 इयर्स. वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एवरेज लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, 65 इयर्स. तो जनरली देखा जाए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें एवरेज लाइफ स्पैन ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होती है, राइट. वहां पे जो है मतलब डेवलपमेंट इतना ज्यादा होता है कि लोग जो है एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करते हैं. लेकिन जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनमें एवरेज लाइफ स्पैन कम होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है. तो डेवलपिंग कंट्रीज में एवरेज लाइफ स्पैन एज जनरल एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज कम होता है क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती. जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से एवरेज लाइफ स्पैन ज़्यादा देखा जाता है. तो ये कुछ एवरेज लाइफ स्पैन का डाटा है, राइट. तो एवरेज लाइफ स्पैन यानी कि जिस पे मोर देन हाफ पॉपुलेशन सर्वाइव करती है उसे आप एवरेज लाइफ स्पैन कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ स्पैन. यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स दिए हैं इस चैप्टर के अंदर, ईच एंड एवरी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको अच्छे से समझना है. तो वहाँ पे ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो लाइफ स्पैन दिए हुए, लाइफ स्पैन का एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखना उस डायग्राम में डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ स्पैन मेंशन है. उन सभी को आपको याद करना है, लिख लिख के याद कीजिएगा, राइट. ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट. दिस इज होमवर्क फॉर यू. इसके बाद मैं बात करता हूँ, राइट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आफ्टर दैट आई विल कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो व्हाट इज एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? As I already told you, asexual reproduction, this is the method of reproduction. This is the type of reproduction in which single parent is involved for the producing of young ones. तो जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए. यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली 1 पेरेंट इज इनफ टू प्रोड्यूस यंग वंस, दैट यू कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, in this method of reproduction only single parent is involved to produce, only single parent is involved to produce young ones. इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, ओनली 1 पेरेंट, और सिंगल पेरेंट इज इनफ टू प्रोड्यूस यंग वंस,
दैट यू कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेपरेट करता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व है। देयर इज नो नीड ऑफ टू पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिंगल पेरेंट इज इनफ टू प्रोड्यूस यंग वंस, दैट यू कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर यू गेटिंग? इसके अलावा विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, राइट? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी एंड इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम हो सकता है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन दिस स्टेटमेंट स्पेशली फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होते भी हैं, राइट, वैसे तो एज जनरल देखा जाए इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, बट कहीं पे अगर गैमेट फॉर्मेशन देखे जाते हैं तो वो गैमेट जो है ट्रू गैमेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो जाता है, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, याद रहे। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। एंड अनदर मेजर फीचर एंड अनदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग या जितने भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। इनको आप क्लोन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं देखा जाता है। We all are the result of sexual reproduction. We all human are the results of sexual reproduction, right? Can you see the identical features between? We can see so many features, common feature between us and our parents. तो हम अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में काफी सारे कॉमन फीचर्स देख सकते हैं, बट वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू आवर पेरेंट्स, राइट? तो हम जो है अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। We are not exact copy to our father, we are not exact copy to our mother, right? Because we are the result of reproduction, sexual reproduction. तो sexual reproduction की वजह से हम जो है अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एज इट इज यानी कि आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस रहता है। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, इसे आप वेरिएशन कहते हैं। यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रहे, ये पॉइंट आपको लिखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नाम की कोई चीज नहीं देखी जाती, वेरिएशन इज एब्सेंट। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, राइट? आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। और यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट कॉपी टू पेरेंट्स यानी कि क्लोन फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बनते हैं, क्लोन फॉर्मेशन देखा जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? क्लोन फॉर्मेशन। आइडेंटिकल जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, उस एग्जैक्ट कॉपी को क्लोन फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के क्लोन होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो देख लीजिए, क्लोन को मैं डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज एग्जैक्टली क्लोन। एंड क्लोन फॉर्मेशन ओनली पॉसिबल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्लोन क्या होता है। क्लोन इज व्हाट? Clone, this is the morphologically and genetically identical individuals, identical
identical individuals that you called clone. तो morphologically and genetically जो identical individuals है, morphologically and genetically identical individuals are called clone. ऐसे इंडिविजुअल जो कि बाहर से देखने में जिनकी जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, राइट, वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, इसके अलावा उनके जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस भी आइडेंटिकल है. तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स कॉल्ड क्लोन, एंड क्लोन फॉर्मेशन ओनली पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज नेवर पॉसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहां पे क्लोन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन asexual reproduction and this is absent in sexual reproduction. तो ये सिर्फ asexual reproduction में ही पॉसिबल है जहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. और एक पॉइंट आपको और लिखना है, जितने भी क्लोन्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ क्लोन है, मेंबर्स ऑफ क्लोन को आप रीमैट कहते हैं. रीमैट, ये टर्म एग्जाम में फ्रेम हो जाता है. व्हाट इज रीमैट? तो मेंबर्स ऑफ क्लोन दैट यू कॉल्ड रीमैट. सो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The methods of asexual reproduction, there are several methods of asexual reproduction like binary fusion, like budding, like sporulation, like vegetative propagation. There are so many methods of asexual reproduction and I will discuss in detail about all the methods of the asexual reproduction, but I will discuss about the methods of asexual reproduction in my next class. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली क्लास में methods of asexual reproduction के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.